एनर्जी कंप्लीट किया था। आई होप किसी को उसमें प्रॉब्लम नहीं Yes, होना sir. चाहिए। काइनेटिक एनर्जी देन No, वर्क sir. एनर्जी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर काइनेटिक एनर्जी। लास्ट क्लास वी कंप्लीट kinetic energy, work energy theorem and derivations related to kinetic energy relation with moment. Next, kinetic energy से ही related और work energy theorem से related एक numerical based derivation हम लोग कर रहे हैं, that is stopping distance और retarding force required. So suppose करो एक vehicle सर है। वो किए थे ना कि स्टॉपिंग डिस्टेंस पे 4 टाइम्स हो जाता है, एक Yes 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 बिल्कुल व्हीकल का की वो हमने स्पीड डबल कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो हमने किया था यहाँ पे, पर हमने वर्ड में बोला था, मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लेट कर लो, सपोज करो m इज इक्वल टू है हमारा मास ऑफ व्हीकल, ओके, एंड v जो है वो है हमारा वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इनिशियली, ये v है, और फाइनली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इफ यू वांट टू स्टॉप इट। एंड यस सपोज फ्रॉम स्टार्टिंग टू फाइनल इट कवर अ डिस्टेंस x, so x will be what your, it will be your stopping distance। तुम लोग भी कॉपी में करते रहो साथ ही साथ, फिर समझ में आएगा। टी जो हो रहा है सपोज करो स्टॉपिंग टाइम है, और एफ हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं स्टॉपिंग फोर्स। अगर इतना कुछ मुझे पता है एम वी एक्स टी एफ क्या है, तो हम लोग यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, दैट फ्रॉम यस सर। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें कहता है कि टोटल वर्क डन जो हमारा होगा, दैट विल बी वर्क डन टू स्टॉप दिस व्हीकल is equal to change in kinetic energy that we have discussed, or simply change in energy if we call। ठीक है, सो इसका इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना था, अगर मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस, तो ये था हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, दैट विल बी योर 0। yes or no? So if this is the true fact, then total work done while stopping this vehicle is how much? That is equal to applied force, stopping force F into distance traveled by it is x, और total change in kinetic energy कितना हो रहा है हमारा, half mv square। yes or no? So from here if you calculate the यस सर। value of x, then the value of x will be how much, it will be mv square by, so this is our stopping distance। और यहीं से हमने कहा था, यहाँ से जो हमने डिराइव किया था कि अगर हम लोग लेट कर ले मास जो है और फोर्स जो है, अगर इसको मैं कांस्टेंट कह दूं, मतलब दोनों फिक्स्ड पकड़ लो, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी 2 टाइम्स होगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाए। इज इट ओके? सर यस, जो टाइम हमने लिया, टाइम किस लिए लिए? स्टॉपिंग टाइम निकालेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पहले तो हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाला यहाँ से। यस सर। So stopping distance. So stopping distance is equal to mv square by 2f। इससे न्यूमेरिकल आता है, ये डायरेक्टली याद रख सकते हो और इवन यहाँ से खुद ब खुद प्रूफ कर सकते हो। और इसका जो आउटकम है वो याद रखना, दैट स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। अनंत ये समझ में आया तुमको? यस सर। ओके, सो स्टॉपिंग टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर तुमसे कोई बोले कि स्टॉपिंग टाइम निकालो, स्टॉपिंग टाइम निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे फिजिक्स में, डेरिवेशंस खुद से सोचो तब होगा। एक और हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस किस थ्योरम से निकाला, वर्क एनर्जी थ्योरम से। एक और थ्योरम था जिसे हम लोग कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, हमने पढ़ा हुआ है इसको ऑलरेडी 4th चैप्टर में। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम,
देखो फिजिक्स अगर डिफिकल्ट लगने लगे इसका Sir, मतलब तुम, impulse is equal to change in momentum. yes, that is the concept. So force into time is impulse, that is equal to change in momentum. This is impulse momentum theory. Okay, Yes, sir. so in the first case its momentum will be, suppose its momentum will be p, and final case mv, यहाँ v जीरो हो जाएगा तो इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0. यस, सो चेंज इन मोमेंटम जो हमारा आएगा वो p आएगा यहाँ पे, है ना? सो यहाँ पे हम लोग टाइम इज इक्वल टू निकाल सकते हैं p बाई By F. f. दिस इज स्टॉपिंग टाइम। हम लोग मास m पकड़े हैं, v वेलोसिटी पकड़े हैं, सो t विल बी इक्वल टू mv बाई f। ओके, सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिल रहा है, दैट स्टॉपिंग डिस्टेंस इज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, बट stopping time will be proportional to the velocity, not square of the velocity, when your mass and force are constant. Did you get it? It is very interesting topic. Stopping distance जो था वो square of the velocity से proportional है, लेकिन stopping time जो है वो velocity से linearly relation में होता है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट है और उनका स्टॉपिंग टाइम निकालने बोले तो आपको अगर वेलोसिटी दे दे, मास और फोर्स इक्वल हो जाए, तो जस्ट इनका रेशियो ले लेना है। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, सो यहां से बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, वो केसेस मैं आपके लिए होमवर्क दे दे रहा हूँ। तो ये होमवर्क है, यहाँ से 3 अलग अलग केस निकालना, ठीक है? कंपैरिजन, ये लिख लो थोड़ा सा, कंपैरिजन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस and time for two vehicles, ठीक है? अंडर व्हाट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या लोगे आप लोग? फर्स्ट कंडीशन लो, when apply same retarding force। जब मान लो दो अलग अलग व्हीकल है, मास भी अलग है, वेलोसिटी भी अलग है, लेकिन दोनों में क्या सेम है? दोनों में सेम स्टॉपिंग फोर्स अप्लाई किया जाए। समझ में आया? दो अलग अलग व्हीकल है, दोनों में सेम स्टॉपिंग फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो क्या होगा? तुम लोग करके देखना, x1 बाई x2 इज इक्वल टू आना चाहिए एनर्जी इन 1 बाई एनर्जी इन 2, या फिर m1 v1 स्क्वायर बाई m2 v2 स्क्वायर। ये कंडीशन आएगा फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस, एंड फॉर स्टॉपिंग टाइम आएगा t1 बाई t2 इज इक्वल टू p1 बाई p2 इज इक्वल टू m1 v1 बाई। जस्ट ऐसे प्रूफ करना होगा तुम्हें, मैं इसीलिए मैंने बता दिया। और ऑब्वियसली यहाँ से तुम लोग इस फॉर्मूला से देख के कर सकते हो, दैट स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2f। तो पहले के लिए हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर बाई 2f, सेकेंड वाले के लिए हो जाएगा m2 v2 स्क्वायर बाई 2f। f तो कांस्टेंट है, सो आप जस्ट डिवाइड करोगे, f कैंसिल आउट हो जाएगा। इज इट ओके? यस, Yes, sir. सेकेंड केस करना है आपको, यही दोनों का रेशियो निकालना है, x1 बाई x2 t1 बाई t2। बट सेकेंड केस में हमारा क्या कांस्टेंट होगा? इफ व्हीकल्स possess सेम स्पीड और सेम वेलोसिटी। सेकेंड केस में दोनों का वेलोसिटी इक्वल करके चेक करना, x1 बाई x2 इज इक्वल टू m1 बाई m2 आ रहा है या नहीं, एंड Yes, sir. t1 बाई t2 इज इक्वल टू m1 बाई m2 आ रहा है कि नहीं। थर्ड केस में आपको क्या करना है, इफ व्हीकल्स possess same kinetic energy and momentum। suppose they have same kinetic energy, और suppose एक ही रहने दो, same momentum, okay, to this one only, और same momentum and same kinetic energy, दोनों कर लेना। एक अलग कंडीशन मोमेंटम के लिए, एक अलग काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, एंड द लास्ट वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी नंबर, ये करना, इफ vehicle is stopped by friction। मान लो गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, या कोई कार्ट है जो नीचे जा रहा है इसे एक इंक्लाइन प्लेन से, वहां पे काफी फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन उस कार्ट को या उस ब्लॉक को रोक रहा है अपने फ्रिक्शन से, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा? ये चलो अभी करो, तो इसको अभी करो, ये टॉपिक इसको अभी करो। मैंने क्या कहा कि सपोज करो ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन या कहीं से भी एक ब्लॉक नीचे गिर रहा है, और इसको जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है इधर में, ये फ्रिक्शन इसको रोक रहा है, ऐसा कंडीशन है। तो इसके लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम क्या है? हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? x इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई द फोर्स अप्लाइड, यस और नो? एंड Yes, sir. in this case this force is nothing but frictional force, and if you remember Yes. what is the formula of frictional force? Nu into m into v. Sorry, mu into n, simply Yes, is sir. mu into n. So if you substitute here, this will be equal to your mv square divided by mu into n। और अगर हम लोग इंक्लाइन प्लेन वगैरह नहीं पकड़े हैं, मैं तो इन जनरल बता रहा हूँ, इन जनरल हमारा क्या होता है, अगर ब्लॉक ऐसे है तो इस पे n उतना ही अप्लाई होता है जितना mg होता है ना? क्वेश्चन में कहीं इंक्लाइन प्लेन नहीं दिया है। अगर मैं प्लेन एकदम Yes. पकड़ रहा हूं तो n के जगह म्यू जी बिठा सकते हो, अगर इंक्लाइन प्लेन होगा तो आंसर कुछ और आएगा। सो यहाँ हमारा हो जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, म्यू n के जगह आप एम जी बिठा दो। सो एम एम देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। सो दिस विल बी योर रिलेशन। और थीटा सर है, मतलब एंगल वाला जो हो उसमें एंगल होगा तो फिर n का वैल्यू कंपोनेंट निकालना निकाल के होगा। करना होगा ना? हाँ, बस n का वैल्यू निकाल के कर लेना, जैसे हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम सीखा है। सर नीचे सिर्फ Yes. कॉस थीटा लगेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, नीचे cos थीटा लग जाएगा, दैट इज n इज इक्वल टू होता था mg cos थीटा, तो mg cos थीटा लग जाएगा। सो आई होप समझ में आया है पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट नहीं किया हमने, स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं। Yes, sir. प्रॉब्लम यहाँ से है, सिंपल सा क्वेश्चन, अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड with velocity v, the stopping distance will be directly proportional to what? अब ये बच्चों वाली क्वेश्चन लगेगा तुम लोग। yes, stopping distance is what? V square. बी This स्क्वायर is से। v square, simply बच्चों वाला क्वेश्चन। x is equal to, ये होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर बाई एफ। यहाँ फोर्स स्टॉपिंग कोई भी तुम अप्लाई कर रहे हो या फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे हो, डजेंट मैटर, x is proportional to v square, so answer is v square। okay, next topic is potential energy, and potential energy is little bit different and little bit difficult also compared to kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी समझ में आता है, कोई भी चीज मोशन में है तो mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर इज योर काइनेटिक एनर्जी। बट पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होता है जो कोई बॉडी एक्वायर करता है ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन इन अ फील्ड। ठीक है, जैसे कि ग्रेविटेशन के बारे में सोचो, क्योंकि हम लोग इसको रेगुलरली फील करते हैं। सपोज करो तुम और तुम्हारे कुछ दोस्त घूमने के लिए एक हिल पे गए हो, ऐसे एक हिल है और यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ, और मजाक मजाक में किसी ने इसके नीचे एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ था जो इसको होल्ड करके था, और मजाक मजाक में किसी ने इस पत्थर को हटा दिया यहाँ से, और ये एक बड़ा सा ब्लॉक ऑफ मास m नाउ नीचे की तरफ मूव करने लगे। ठीक है, सो व्हाट हैपन, इट एक्वायर काइनेटिक एनर्जी इन दिस पाथ,
और इतना काइनेटिक एनर्जी Yes, जितना sir. इसका मास है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके डिस्ट्रक्शन करते हुए ये नीचे की तरफ चला है। सो यहां पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, इसके पास इतना एनर्जी आया कहां से? आपने तो सिर्फ यहां से एक ईंट को हटाया था जो इसको रोक के रखा था, हमने तो इसको धक्का भी नहीं दिया, इसको एनर्जी भी नहीं दिया, तो ये नीचे कैसे आ रहा है? सो ड्यू टू इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, it acquires some energy. That energy is called positional energy, or in short called potential energy. तो इसका पोजीशन अगर मान लो ये है x1 पोजीशन, अगर ये x एक्सिस पकड़े हम लोग, और ये है मान लो x2 पोजीशन, तो ये जो पोजीशन है ये डिपेंड करता है इसके हाइट के ऊपर भी। दैट इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग Yes, बहुत sir. बार देखे हैं, दैट इज कॉल्ड mgh. The potential energy और gravitational potential energy is mgh. उसी तरह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होता है। दैट इज डिपेंड ऑन विच काइंड ऑफ फील्ड यू आर अप्लाइड। अगर मान लो एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड Yes, है, sir. ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, और ड्यू टू दिस यहाँ पे काफी फील्ड जनरेट होता है। और यहां पर अगर आप तीसरे एक छोटे से मैग्नेट को, टेस्ट मैग्नेट को यहां लेके आओगे, so this magnet is either attracted by either of the polarity of the magnet, isn't it? So ये attraction जो हो रहा है Yes, इसके sir. अंदर, इस फील्ड के अंदर जो attraction होगा या रिपल्शन होगा, इसके वजह से भी इसका अपना एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह अगर मान लो एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास m, और इस स्प्रिंग का अपना एक कांस्टेंट है k। इस स्प्रिंग को जब आप खींच के इधर ले जाओगे और वापस छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये टू एंड फ्रो बाउंस करने लगेगा। Yes, sir. द रीजन इज इफ यू पुल इट, इस स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाता है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है, हमें इसमें से कुछ को जानना होगा, कुछ सिंपल सिंपल चीजों। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये क्लियर हुआ सबको? सर वही MGH वाला हम तो पढ़ेंगे ना, मैकेनिकल नहीं, इसमें तुम्हारा ये भी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दो है सिलेबस में। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है ग्रेविटेशन पे ही पूछे जाते हैं, बट दोनों सीखना होगा। सर हमारे स्कूल में ये सब कुछ भी पढ़ाया नहीं, बोलते हैं कि 9-10 में पढ़ के आओ, इससे ही हो जाएगा। हाँ, क्योंकि उनको बस पास करवाना है ना, लेकिन तुम लोग को कंपटीशन देना है, तो इसीलिए सब कुछ पढ़ो, सिर्फ पास होने से कुछ नहीं होता। ओके, तुम लोग को इतना भी पता होना चाहिए कि अभी नया एजुकेशन प्रिंसिपल में आप लोग जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, इसके बाद डायरेक्टली आप लोग पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो। आफ्टर जस्ट कंप्लीटिंग बीटेक और ग्रेजुएशन यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी ऑल्सो। बहुत सारे तुम लोग के लिए फ्यूचर स्कोप है। अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं कर पाओ। आईआईटी में सपोज करो आप जाके स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और सपोज करो आप मैकेनिकल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए हो, और वहां पे कोई बड़ा सा डिराइवेशन है मैथमेटिक्स का, जहां पर यूज हो रहा है दैट एनर्जी इज इक्वल टू योर हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। सो वहां पे अगर तुम पूछोगे कि सर क्या है के, क्या है एक्स, सो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। वैसे आईआईटी के प्रोफेसर काफी टाइम लेके पढ़ाते हैं, बट फिर भी दे नॉट एक्सपेक्ट दैट यू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बच्चों को पता होना चाहिए स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है ना? तो अभी टाइम स्पेंड करो, छुट्टी है, यस सर। स्कूल वगैरह चालू हो चुका है शायद उड़ीसा में, तुम्हारा यहाँ हुआ है कि नहीं पता नहीं। सर 16 से आना होगा। So okay, note some very important points here regarding potential energy. पहला जो पॉइंट है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to, between any 2 point, is equal to negative of the work.
ये नेगेटिव साइन क्यों आता है इसको मैं आ रहा हूँ। उससे पहले एक चीज और याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इज सर डिफाइंड। ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में नेगेटिव वर्क होता है इसीलिए। नहीं नहीं, हम लोग देख रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ये एक वर्ड और याद रखना, यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए या कंजर्वेटिव वर्क डन के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। इसका रीजन नेगेटिव का क्या है, कोई भी फील्ड हो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फील्ड हो, आप हमेशा मान लो ये एक्सिस आपने एज्यूम कर लिया, इस फील्ड में ये एक्सिस है एक्स वाई और ये है ओरिजिन ओ, और एक पॉइंट है ए, यहाँ पर आपका बॉडी यहाँ पर रखा हुआ है। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस बॉडी को पॉइंट ए से लेके ओरिजिन तक ले आने में आपको जितना वर्क डन करना पड़ रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन, दैट वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी इन दैट फील्ड। सो आप क्या कर रहे हो, आप ओरिजिन के पास लेके आ रहे हो फ्रॉम दैट पॉइंट अगेंस्ट द फोर्स। सो अगेंस्ट द फोर्स क्या होता है वर्क डन, नेगेटिव होगा। सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा उस वक्त, पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए पहले से एक नेगेटिव साइन यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग। फिर से रिपीट करूं या समझ में आया? नो सर समझ में आया सर। अगर ए से हम लोग 0 पे लेके आ रहे हैं, ओ पे लेके आ रहे हैं, तो ये वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव वर्क डन होगा। सपोज करो इसका आंसर है -150 जूल, और जब -150 बिठाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पहले से नेगेटिव साइन होता है। तो ये याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहोगे लोग तो मैथमेटिकली हम इसे लिखेंगे U2 - U1, and remember potential energy is represented by letter U. U2 - U1 is equal to -W, and अगर इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, F डॉट dr from R1 to R2. ओके सर यस। सर यू यू तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में यूज करते थे इंटरनल एनर्जी के लिए ना। हाँ, इंटरनल एनर्जी के लिए। फिजिक्स में यू से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी शो करते हैं। तुम्हारे बुक में चेक करना क्या दिया है एक बार। यस अच्छा, सर। सेकेंड पॉइंट जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में काम आएगा वो याद रखना, द 3 डायमेंशनल फॉर्मूला, 3D फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एंड फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन पूछा जाता है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ du by dx I plus du by dy j plus du by dz k। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये 2 फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स के साथ हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर सोचो अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है हमारा, अट्रैक्टिव फोर्स का एक एग्जांपल सोचो, जैसे मैग्नेट है, उसके पास मैग्नेट का ऑपोजिट पोल लेके जा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, इजंट इट। और ग्रेविटी Yes, क्या sir. सोचो कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर हाइट पे ले जाके उसको फिर छोड़ दे रहे हैं तो वो हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी विल अट्रैक्ट दैट बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग बोलेंगे ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस x, सपोज करो, अगर हम लोग x को इंक्रीज करें अट्रैक्टिव फोर्स के लिए तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं समझ में आया? Sir, can you please repeat? लुक, अट्रैक्टिव फोर्स, अच्छा मैं एक ग्राफ बना देता हूँ लोग समझाने के लिए।
सपोज करो ये पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, एंड दिस ग्राफ विल बी लुक लाइक दैट। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी कम रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। इस पे मैं कुछ पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया और यहाँ पे डी ले लिया, ठीक है। अब मुझे इस ग्राफ को देखकर बताना है कि कहाँ पर मेरा अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई हो रहा है और कहाँ पे हमारा रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे जीरो फोर्स अप्लाई हो रहा है। यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव du by dx। अब यहाँ 3 डायमेंशनल नहीं है, 1 डायमेंशनल है ना, इसीलिए y और z को भूल जाओ, सिंपली याद रखो फोर्स इज इक्वल टू du by dx, इतना याद रहेगा। इन 1 डायमेंशन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं दैट फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव यस सर, du by dx। So in this graph अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग किसी बॉडी आपस में अट्रैक्ट होता है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता होगा या घटता होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है ना। सो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस x your du by dx is positive, and what we know, force is equal to negative du by dx। so if du by dx is positive, then force is what? Negative, right? yes sir, So force is negative. So in this graph, which portion shows the attractive forces? कहाँ attractive forces apply हो रहा है? जहाँ attractive forces apply होगा वहाँ potential energy बढ़ता होगा। So यहाँ पर B से C के बीच में B to C, yes, so B to C जो है ये हमारा attractive force शो कर रहा है। और सिमिलरली तुम लोग रिपल्सिव फोर्स निकाल सकते हो। रिपल्सिव फोर्स कहाँ से कहाँ तक होगा? A to B, ये हमारा रिपल्सिव फोर्स होगा। एंड जीरो भी होगा ना? नहीं, C to D यहाँ इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा है, इसलिए नहीं बोल सकते। यस, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो फोर्स कहाँ होगा? जहाँ पे du by dx जीरो है, मतलब ये टॉप पॉइंट पे ना देखो u इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा, फिक्स्ड है, तो फिक्स का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। सो थर्ड केस जो तुम लोग निकालोगे वो होगा जीरो फोर्स। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स के लिए याद रखना, रिपल्सिव फोर्स के लिए du by dx नेगेटिव होगा। अगर du by dx नेगेटिव होगा सो x पॉजिटिव होगा, f पॉजिटिव होगा सॉरी, एंड जीरो फोर्स के लिए du by dx जो है वो जीरो होगा और f इज इक्वल टू जीरो। ओके, इज इट ओके? यहां से एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। एक क्वेश्चन है, बोल रहा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी is given by the equation a minus bx square, जहां पर x जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। The magnitude of force acting on the particle is, magnitude of force क्या होगा? 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला है कांस्टेंट, दूसरा है प्रोपोर्शनल टू x है, ऑप्शन सी है प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, एंड डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। व्हाट विल बी योर आंसर? ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। Proportional to x. Yes sir, proportional to x. Yeah, correct. Simply you know that f is equal to minus du by dx, du by dx, so d by dx, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन ही तो करना है, इसीलिए देखो कैलकुलस कितना काम में आने वाला है। सो a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और b का डिफरेंस bx का हो जाएगा 2bx हो जाएगा,
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस इज 2bx। b कांस्टेंट है तो यहाँ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x बोल सकते हैं, सो दैट विल बी योर आंसर। ओके, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है, यहाँ से ट्राई करो। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 8x² माइनस 4x प्लस 400 जूल at state in its state of equilibrium will be the particle weaving with this, so बोल रहा है in state of equilibrium, or better to say its state of equilibrium will be what? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब क्या जीरो हो, जब फोर्स जीरो हो, राइट? तो इसके सॉल्यूशन में आपको क्या अप्लाई करना है? इक्विलिब्रियम का मतलब जब फोर्स जीरो हो, और फोर्स का मतलब क्या है? माइनस du/dx। सो माइनस du/dx को जीरो कर दो। पोटेंशियल एनर्जी भी तो जीरो हो जाएगा। हाँ, इसीलिए तो इसको इक्विलिब्रियम बोला जा रहा है। इक्विलिब्रियम नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। दोनों में अंतर होता है। du/dx मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, नॉट u जीरो। इक्विलिब्रियम मतलब देखो ऐसा, मान लो इस तरह का एक बक्सा के अंदर अगर यहाँ आप बॉल को रखो तो ये बॉल क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नहीं सर, कहीं नहीं जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पे है। ओके, यहाँ पे क्या होगा? इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी sir. जो है जीरो है। जस्ट फटाफट डिफरेंशिएट करो। सो हियर माइनस d/dx 8x² माइनस 4x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव नेगेटिव उधर ले जाओगे, कैंसिल हो जाएगा। 8x² का हो जाएगा, x² के लिए 2x हो जाता है, 4x का 4 होगा और कांस्टेंट का 0 हो जाता है। So 16x is equal to 4, so x is equal to 1/4, correct? So that will be equal to your 0.25 meters. So इस तरह के इजी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और वो आपको क्वेश्चन में ही दिया रहता है। जैसे इस क्वेश्चन को देख के मेरे दिमाग में ये वर्ड आ गया, इक्विलिब्रियम। जैसे ही मुझे बोला, मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम में फोर्स जो होता है वो जीरो होता है, और फोर्स अगर जीरो है, फोर्स और यू के बीच में रिलेशन मेरा क्या है? अप्लाई करो आगे आंसर। एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन आई सेंड यू लिंक विद इन 2 minutes, देन विल ज्वाइन अगेन। क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल काफी फ्रेम हो रहे हैं। ऐसा, ये है पॉइंट ए, ये एक्स एक्सिस है, ये पोटेंशियल एनर्जी यू एक्सिस है। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है ये दिया हुआ है। तुमसे पूछा है कि इसका फोर्स का ग्राफ कैसा होगा, मतलब फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होगा। पहला ऑप्शन है ऐसा, दूसरा ऑप्शन है ऐसा, यस, तीसरा ऑप्शन है, मैं काफी फास्ट बना रहा हूं ग्राफ, विल नॉट लुक गुड, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो है ऐसा। So which one will be your correct graph? Okay, anyone want to answer this? We have still few seconds left in this class. Sir, force is directly. Not direct relation. You have to find the relation between F and U, and according to that you have to answer it. Okay, think about it. I'll send you link within 2 minutes.